बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्रियापद। ठीक है, क्रियापद में पहले देखिए दिया, पहले उदाहरण आपको दिया गजः चलति। इसमें चलति क्या है? ये है क्रियापद है। फिर है सिंह गर्जति। गर्जति क्या है? क्रिया है, बता रही है कि सिंह गरज रहा है या हाथी चल रहा है। पहले वाक्य में चलति से हाथी के चलने का पता चल रहा है और दूसरे में गर्जति से सिंह के गरजने का पता चल रहा है। सर थोड़ा बाहर वो है। फिर आगे देखिए, क्रिया है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे धातु है, धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कोई क्रिया हम जैसे संस्कृत में देख रहे हैं पठति, तो पठति का मूल रूप क्या है? पठ है। लिखति, लिखति का मूल रूप लिख है। तो जो उसका मूल रूप होता है ना बेटा, वही क्या है? वही धातु है। ठीक है, अब आगे देखो दिया, धातु प्रत्यय किसे कहते हैं? तो धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें धातु प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रत्यय? तिंग आदि प्रत्यय हैं। इसको आप बाद में जब आगे और पढ़ेंगे संस्कृत ना, तब आप उसको समझेंगे। बस अभी आप ये समझो कि जो प्रत्यय धातु में लगते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और ये 9 प्रत्यय हैं। लेकिन आप बस इतना समझिए कि जो हम 3 रूप बता रहे हैं ना, तीनों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों लिंगों के आधार पर जो रूप बने, कुल कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो वही रूप देखिए यहाँ बन रहा है। धातु प्रत्यय लग करके ये रूप क्या बना? पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि पठतः पठत और उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। फिर आगे देखो दिया है ना, क्रिया लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होती है। मतलब क्रिया को आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुल्लिंग है तो उसके लिए पठति क्रिया हो गई, स्त्रीलिंग है तो पठता हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, क्रिया का एक ही रूप चलता है। ठीक है, अगर पठति रूप है तो वह पुल्लिंग में भी लगेगा, नपुंसक लिंग में भी लगेगा और स्त्रीलिंग में भी लगेगा। ठीक है, फिर आगे बेटा हमने पढ़ा काल। काल दिया है ना, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने का समय ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। जैसे बालकः पठति, तो इससे पता लग रहा है ना कि वर्तमान काल की बात कही जा रही है, कि बालक पढ़ रहा है, इस समय की बात है। और दूसरा क्या है? बालकः लेखम अलिखत, बालक ने लेख लिखा। तो इसको देख के हमको लग रहा है कि बात, ये काम पहले हो चुका है, तो मतलब ये भूतकाल की क्रिया हो गई, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। आगे देखिए, बालकः पाठम पठिष्यति। इसमें क्या है? बालक पाठ को पढ़ेगा। अब ये क्या? भविष्य में आने वाला आपको बता रहा है कि भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में बता रहा है कि पढ़ेगा, मतलब आगे भविष्य काल का। तो भविष्य काल के लिए संस्कृत में क्या होता है? ऋट लकार का प्रयोग होता है। ल और ल में नीचे री, ऋट। ठीक, अब आगे आप देखो बेटा, आगे दिया है, इन सभी वाक्यों में क्रिया का समय पृथक पृथक है। पहले वाक्य की क्रिया पठति वर्तमान काल, दूसरे वाक्य की क्रिया जो है अलिखत ये भूतकाल, और तीसरे वाक्य की क्रिया पठिष्यति ये भविष्यत काल की है। संस्कृत भाषा में काल के लिए लकार शब्द प्रचलित है। ये लकार 10 हैं, किंतु मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 लकारों का प्रयोग होता है। बेटा लकार वैसे संस्कृत में तो 10 लकारों का प्रयोग है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है ना, केवल 5 लकार पढ़ने हैं। ठीक है, और क्लास 6 में तो 3 ही लकार के रूप अभी दिए हैं, लेकिन आप 5 लकार जानते रहिए कौन कौन से हैं। नीचे दिया ना, पठ धातु लट लकार, वर्तमान काल का क्या रूप दिया है? स पठति, तो पठतः, ते पठन्ति। फिर त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो ये मैंने पुरुष बोधक चक्र आपको जब बताया था तभी मैंने ये समझाया था कि कैसे पुरुष बोधक चक्र में प्रथम पुरुष किसको कहेंगे, किसको मध्यम कहेंगे और किसको उत्तम कहेंगे। आगे फिर इसमें देखिए आपका दिया है लंग लकार का रूप भूतकाल। ठीक, तो इसमें पहले क्या है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। तो ऐसे बेटा आप देखोगे ना, सारे हर काल का, जैसे भविष्यत काल के लिए देखिए क्या दिया है रूप? ऋट लकार का क्या है? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आगे फिर लोट लकार का है आज्ञार्थक अर्थ में, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम।
ये लोट लकार का रूप हो गया। और आपकी बुक में देखो बेटा कर्ता के साथ लगा के दिया है ताकि आपका अभ्यास बना रहे कि प्रथम पुरुष का कर्ता क्या है और हमको क्या प्रयोग करना है। आगे यहाँ देखिए विधिलिंग लकार का दिया है। विधिलिंग लकार में क्या होगा? पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठेह, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठेयम, पठेव, पठेन। ठीक। आगे है कुछ प्रमुख धातुएं व उनके अर्थ दिए हैं। केवल धातुएं दी हैं। अब अगर आप एक पठ धातु का रूप याद कर लिए हो तो जितनी भी धातुएं दी हैं उन्हीं के आधार पर आप सभी धातुओं के रूप लिख लोगे या बता सकते हो। जैसे देखो वद, वद का अर्थ होता है बोलना और धातु का रूप चलता है वदति। पच माने होता है पकाना, रूप चलता है पचति। खाद का अर्थ होता है खाना, रूप चलेगा खादति। चल का अर्थ होता है चलना, रूप चलता है चलति। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, रूप चलता है क्रीडति। गम का अर्थ होता है जाना, रूप चलेगा गच्छति। दृश्य का अर्थ है देखना और रूप चलता है पश्यति। क्री का अर्थ है करना, रूप चलेगा करोति। हंस का होगा हंसना, रूप चलेगा हंसति। लिख का है लिखना, रूप चलेगा लिखति। भ्रम का है घूमना, रूप चलेगा भ्रमति। पत का है गिरना, रूप चलता है पतति। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, रूप चलता है धावति। ठीक। अब यहाँ बेटा नीचे आप देखिए दिया है कुछ परिवर्तनीय धातुएं। परिवर्तनीय धातुएं मतलब कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, उनका रूप बदल जाता है। जैसे कौन कौन सी? गम धातु तो होती है गम, लेकिन गम माने होता है जाना, लेकिन इसका रूप चलता है ना गच्छति। ऐसा नहीं गमति आप नहीं कर दोगे। बहुत बच्चे इसका जब रूप आता है तो एग्जाम में क्या करते हैं? गमति लिखते हैं। ऐसा नहीं, इसका रूप परिवर्तनीय धातु है ना तो इसका रूप अलग चलता है। गम का क्या हो जाएगा? गच्छति। दृश्य का पश्यति। क्री का करोति। पा का पिबति। नी का नयति। ऐसा नहीं कि नियति कर दोगे, क्या होगा? नयति। स्था का तिष्ठति। धातु तो स्था है लेकिन रूप जब चलेगा तो क्या हो जाएगा? तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है।